की गिरावट, बाजार की इस गिरावट में आपको नुकसान कम हो सकता है। इसी पर विस्तार से बातचीत करते हैं। श्रीदत्त भंडवालदार, हेड इक्विटीज कैरोबेको एएमसी मेरे साथ जुड़ गए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीदत्त हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपसे दरअसल फोकस हम आपके स्मॉल कैप फंड पर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे लगभग 2 महीने में 20% तक गिरावट यहाँ पर हम आती हुई देख चुके हैं। और अगर हम देखें तो इस गिरावट में जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप्स की पिटाई होती हुई हमें दिखाई दे रही है, इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम इंडेक्स वाइज तो हमने देखा है 20% की गिरावट है मिड कैप स्मॉल कैप में। इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो गिरावट 60% ज्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है हमें श्रीदत्त। अब स्मॉल कैप में इस गिरावट को आप कैसे देखते हैं? जो पहले बातें हो रही थी कि बहुत ज्यादा क्या फ्रॉड है, क्या मिड कैप में वो फ्रॉड जा चुकी है? स्मॉल कैप की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो किन पॉकेट्स में आपको वैल्यूएशन अभी थोड़े से हाई दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कविता, शुक्रिया हमें बुलाने के लिए वापस शो पे। वोलेटिलिटी जो है ये मार्केट का पार्ट है। ये हमने काफ़ी सारे जो फंड मैनेजर्स आते हैं वो बार बार ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट ईयर भी कि वोलेटिलिटी आएगी, लीनियर नहीं रहेगा मार्केट। लास्ट बेसिकली 2 साल में जो हुआ थोड़ा अनयूजुअल था, द स्ट्रेच एंड द ट्रेंडिंग मार्केट एंड द थीमेटिक मार्केट। वोलेटिलिटी ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेसिकली मार्केट का लाइफ है, क्योंकि अर्निंग्स उसका फंडामेंटल रीजन ये है कि मैक्रो और अर्निंग्स दोनों भी बेसिकली लीनियरली वर्क नहीं करते हैं, वो नॉन लीनियर होते हैं, वो वोलेटाइल होते हैं। तो जब उनमें वोलेटिलिटी आती है तो अंडरलाइंग एसेट क्लासेस में ग्रोथ में वोलेटिलिटी आती है, और वो ग्रोथ वोलेटिलिटी आपके मल्टीपल्स, स्टॉक प्राइसेस सभी जगह दिखती है। एंड आई थिंक हमें वही आज जो है वो हम वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस बार ये इम्पोर्टेंट है लोगों को ध्यान रखना कि मार्केट करेक्ट जब हुआ है तो वो एक ऐसे वैल्यूएशन से हुआ है जो वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा थे हिस्टोरिकल लेवल से। सो अगर मैं उसमें थोड़ा नंबर में जाऊँ तो ऑलमोस्ट 30% हायर वैल्यूएशंस पे मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड कर रहे थे एक 6 महीने पहले, एज कम्पेयर टू उनके जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है 10 साल 15 साल की उनकी वैल्यूएशन ले लीजिए, उसके ऑलमोस्ट 30-35% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे। तो जब अर्निंग्स लास्ट 2-3 क्वार्टर में स्लो डाउन हुई और जैसे जैसे ग्लोबल में कुछ इश्यूज सामने आए, पर्टिकुलर टैरिफ वॉर रिलेटेड एंड ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो खराब ही होगा, बट लोगों को अनसर्टेनिटी, मार्केट को अनसर्टेनिटी अच्छा नहीं लगता है। और जब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा तो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ ये दो चीज़ें जो है कि अर्निंग्स वीक है नियर टर्म में और मैक्रो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जा रहा है ग्लोबल का, और डोमेस्टिक ग्रोथ भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, इवन अदरवाइज ब्रॉडर ग्रोथ स्लो डाउन। ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से ये वोलेटिलिटी आई है। अभी ये वोलेटिलिटी में हमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो बड़ा पार्ट है वो फ्रॉक्स जो था मार्केट में, जो कि कोई भी आके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था और उसको लग रहा था कि उसको समझ में आता है मार्केट, आई थिंक वो काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे करके मार्केट से निकल जाएंगे। जैसे आपने राइटली बोला कि स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुके हैं लास्ट 6 महीने में, पर्टिकुलरली लास्ट 3 महीने में, बट 6 महीने में भी वही पिक्चर दिखता है। तो काफ़ी सारा फ्रॉक निकल गया है। सो एटलीस्ट जो वैल्यूएशंस है वो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के नियर जा रहे हैं। अभी भी आज भी मैं अगर देखूं तो एक 10-1% प्रीमियम पे अभी भी है। सो अभी भी वो एडजस्टमेंट बाकी है। अभी वो एडजस्टमेंट सिर्फ प्राइस करेक्शन में होगा ऐसा नहीं, वो टाइम करेक्शन में भी हो सकता है एडजस्टमेंट, विच इज माई पर्सनल व्यू दैट अभी यहाँ से शायद प्राइस डैमेज उतना नहीं हो, आपको साइडवेज मार्केट मिले तो उसमें वो टाइम करेक्शन हो जाएगा क्योंकि अर्निंग्स आता रहेगा। तो ये इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर को हमेशा शुड गो टू ड्राइंग बोर्ड एंड थिंक अबाउट कि मेरा एसेट एलोकेशन और मेरा गोल्स क्या है। और अगर मेरा गोल्स है एक पर्टिकुलर रिटर्न बनाने का, मेरा अगर एपेटाइट है कि मैं वोलेटिलिटी ले सकता हूँ, मेरा एपेटाइट है कि मेरे पास होराइजन है 5 साल का मिनिमम, तो आई थिंक ये भी टाइम ठीक है। सिर्फ ये होप नहीं करना चाहिए कि जैसा 1.5-2 साल पहले हुआ कि सडनली 1 साल में आपका 50% 60% रिटर्न बन गया। आई थिंक वो होप वुड बी टू मच। वो हो भी सकता है बट उसका प्रोबेबिलिटी आज कम लग रहा है। तो लोगों को ये फोकस करना चाहिए कि मैं अगर 5 साल के लिए मार्केट में आ सकता हूँ और मैं अगर 1-1.5 साल का SIP कर सकता हूँ और इस पीरियड का ये वोलेटिलिटी का जो डाउन साइड वोलेटिलिटी आ रहा है अभी उसका यूज कर सकता हूँ, और मेरा वोलेटिलिटी लेने का एपेटाइट है, तो शायद ये भी टाइम ठीक है अभी। क्योंकि एटलीस्ट जो प्रीडोमिनेंट फ्रॉक था, अगर मुझे
हंच ही करना है, तो आई थिंक 60-70-80% ऑफ द फ्रॉथ इज टेकन आउट ऑफ मार्केट। क्या मार्केट करेक्ट हो सकता है और 5-10%? हाँ, हो ही सकता है। जैसे हमने एक साइड में एक्सेसेस किए, मार्केट हो सकता है कि दूसरे साइड में भी एक्सेसेस कर ले। तो अब ये तो कहना फिर क्या सही होगा कि स्मॉल कैप पूरी तरह से बेरिश टेरिटरी में आ गया है, और जिन सेक्टर्स की आपने बात की है कि यहाँ पर करेक्शन होना बचा हुआ है, प्राइस करेक्शन ही नहीं, यहाँ पर टाइम करेक्शन अब हमें होता हुआ दिखाई देगा, तो शिदत आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? कुछ बताइएगा, प्राइस करेक्शन कहाँ हो चुका है और अब टाइम करेक्शन के लिए हमें कहाँ इंतजार करना चाहिए, किन क्षेत्रों में? पर्टिकुलरली प्राइस करेक्शन आई थिंक सभी सेगमेंट्स में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आई थिंक सभी जगह पे प्राइस करेक्शन टू डिफरेंट डिग्री और लार्जली हो चुका है हमारे हिसाब से। और मैंने इसलिए बोला कि अभी भी हो सकता है कि दूसरे साइड में एक्सेसेस करे, क्योंकि मार्केट कभी भी पेंडुलम होता है, वो बराबर फेयर वैल्यू पे आके नहीं रुकता है। जब लोग एक्साइटेड थे तो जिस कंपनी को सपोज मार्केट को वैल्यू देना चाहिए था 30 पी, तो लोगों ने उसको 40 पी पे लेके गए हैं, करेक्ट। तो जब वो करेक्ट होगा तो 30 पी पे नहीं आएगा, वो 25 पी पे भी जा सकता है। तो पेंडुलम दूसरे साइड में भी स्विंग हो सकता है, पर्टिकुलरली क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि अर्निंग्स ग्रोथ स्लो है। जो कि अर्निंग्स ग्रोथ स्लो है, तो हमें लगता है कि सभी जो पार्ट्स हैं, पर्टिकुलरली मिड कैप स्मॉल कैप में, वो थोड़े से टाइम करेक्शन में अभी भी जा सकते हैं, 6-8 महीना, 1 साल, जब तक आपका अर्निंग्स विजिबिलिटी और रिलेटिवली अर्निंग्स मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम नहीं दिख के आए वापस, और वो आज एटलीस्ट दिख नहीं रहा है। और इसीलिए मैंने बोला कि शायद प्राइस डैमेज हो चुका है काफी सारा, बट टाइम करेक्शन अभी भी बाकी है। चलिए, आपका जो स्मॉल कैप फंड है, बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर देखी है। मेरे ख्याल से एवरेज अगर 5 साल का देखें, 27-28% के आसपास का यहाँ पर रिटर्न दिया है आपके फंड ने। फिलहाल आपके स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो मुझे समझना हो तो आपने कैसे डिज़ाइन किया है, क्या एक्सपोजर है? क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क को कम करने का दारोमदार आप पर भी आता है, तो उसका ख्याल आपने अपने फंड के पोर्टफोलियो में कैसे रखा है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में? पहला तो ये है कि क्या ब्रॉडर फिलॉसफी है फंड रन करते हो, क्या ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है। जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है लास्ट 5-6 साल सब जब से फंड ये एग्जिस्टेंस में आया है, कि आपको 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है कि आप किस क्वालिटी का बिजनेस खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी का मैनेजमेंट खरीद रहे हैं और किस क्वालिटी का बैलेंस शीट खरीद रहे हैं। ये 3 बेडरॉक प्रिंसिपल्स है हमारे लिए कि हम किस तरीके से स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप रन कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क वाला पार्ट, कि इस फ्रेमवर्क में ही रन करते हैं। सेक्टर्स ऑफ कोर्स चेंज होते रहेंगे। नाउ कमिंग टू सेक्टर्स, कॉन्टेक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट 2-3 साल थे वहां पे बेसिकली डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे काफी ज्यादा फोकस था, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स ड्रिवन अर्निंग्स थी। तो आपके इंडस्ट्रियल्स हो गए, आपके लग्जरी कंजम्पशन हो गया, सिक्लिकल्स अगेन, आपके बेसिकली मटेरियल्स में कुछ पार्ट्स आ गए, पावर रिलेटेड स्टफ है, रियल एस्टेट स्टफ है। ये एक पार्ट था जहाँ पे काफी बेसिकली अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग था, पार्टली आल्सो बिकॉज कैपिटल गुड्स है इंडस्ट्रियल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स जो था वो 15-17-18% CAGR पे ग्रो कर रहा था। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए दिया कि वहां पे पोर्टफोलियो प्रिडोमिनेंटली या ओवरवेट्स था अच्छा खासा। अभी जैसे जैसे आज का कॉन्टेक्स्ट आया है, और पर्टिकुलरली आफ्टर बजट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट भी बेसिकली कंजम्पशन साइड में चीज़ें कर रही है, और एडिशनली जहाँ पे बेसिकली पावर, इंडस्ट्रियल्स, रियल एस्टेट, इन सभी सेगमेंट्स के वैल्यूएशंस थे कुछ टाइम पहले, ऑफ कोर्स अभी करेक्ट हुए हैं, तो धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बारबेल होते जा रहा है। बारबेल यानी आपका पोर्टफोलियो था ओवरवेट डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, वहां से लास्ट 6 महीने में धीरे धीरे पोर्टफोलियो में कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है, कुछ फार्मा भी बढ़ा है, कुछ केमिकल भी बढ़ा है, कुछ IT भी बढ़ा है। एक बेसिकली रिलेटिवली मोर बैलेंस टुवर्ड्स बोथ बकेट्स होते जा रहा है पोर्टफोलियो, फ्रॉम अ पोर्टफोलियो विच वाज ओवरवेट सिग्निफिकेंटली ऑन द डोमेस्टिक सिक्लिकल्स। तो आज अगर मैं ओवरवेट या बड़े जो पार्ट्स है पोर्टफोलियो के उनकी बात करूं, तो आज एक्चुअली अभी भी बेसिकली इंडस्ट्रियल्स बड़ा पार्ट है, बट उसके साथ साथ दूसरे साइड में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है, जिसमें QSR है, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जिसमें रिटेल कंपनीज है, जिसमें फुटवेयर कंपनीज है, जिसमें होटल्स है, जिसमें बेसिकली हॉस्पिटल्स है, तो वो पार्ट भी धीरे धीरे करके बढ़ता गया है। एक तरफ पावर यूटिलिटीज है जो सिक्लिकल्स है, तो दूसरी तरफ बेसिकली कुछ IT, फार्मा, टेलीकॉम भी है। तो इस तरीके से जब मैं अगर सेक्टर्स का बात करूं, तो आज बेसिकली पोर्टफोलियो में जो बड़े पोजीशंस है
उसमें आपका इंडस्ट्रियल्स अभी भी पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल्स, T&D प्लेयर्स, ये अभी भी एक बड़ा पार्ट है। उसके बाद में QSR एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक बड़ा पार्ट है। उसके बाद में आपके हॉस्पिटल्स, होटल्स है इस पोर्टफोलियो में। उसके बाद में आपके बेसिकली IT, फार्मा, केमिकल भी बड़े पार्ट है। तो ये कुछ सेगमेंट्स है जो बड़े हैं। ऑफकोर्स फाइनेंशियल्स बड़ा है, बट वो इक्वल वेट है, इसलिए मैं उसको बड़ा नहीं बोल रहा हूँ। एब्सोल्यूट अमाउंट में ऑफकोर्स वो बहुत बड़ा है। वहाँ पे फाइनेंशियल्स में काफ़ी सारे कैपिटल मार्केट प्लेयर्स और कुछ फाइनेंशियल्स, NBFC प्लस बैंक्स हैं। तो ये सब जो है ये बड़े पोर्टफोलियो में पोजीशंस है। जो अंडरवेट सेगमेंट है वो बेसिकली मेटल्स, ऑयल एंड गैस और प्योर FMCG जो है स्टेपल्स, ये प्रिडोमिनेंट अंडरवेट पोजीशंस है। ऑलराइट, लेकिन एक और चीज़ हमें पूछनी है, क्योंकि स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो थोड़ा सा माइक्रो कैप में भी पैसे लगाते हैं। क्या आपके फंड में माइक्रो कैप में आपने पैसे लगाए हैं श्रीधर? नहीं, हमारा एज अ कैनरा बैंक को हमेशा फिलोसफी रहा है कि एज जब आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाते हो, लिक्विडिटी फर्स्ट, ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट, बट मोर इम्पोर्टेंटली लिक्विडिटी फर्स्ट एंड देन लुक एट रिटर्न्स। बिकॉज होता क्या है कि काफ़ी सारे ये जो छोटे छोटे नाम होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी कंप्लीट ड्राई आउट हो जाता है जब एक्चुअली साइकिल्स उनके खिलाफ चला जाता है। तो एज अ प्रिंसिपल हमारा पोर्टफोलियो, अगर आप जो हम लोग सेबी का मंथली डिस्क्लोजर भी देते हैं कि 25% पोर्टफोलियो या 50% पोर्टफोलियो कितने दिनों में लिक्विडेट कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट टॉप 5-7 नाम्स पे आते हैं। विच मीन्स कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं बुलिश साइकिल, बेरिश साइकिल, गुड साइकिल, बैड साइकिल, कि हमारा जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो हो रिलेटिव बेसिस पे विद इन द पीयर ग्रुप रिलेटिवली ज़्यादा लिक्विड हो। इसका मतलब ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ कंपनीज है जो बिलो 2-3 हज़ार 4 हज़ार करोड़ मार्केट कैप कंपनीज होंगी, जो आप बोल रहे हो कि माइक्रो कैप है या स्मॉल, बहुत छोटे स्मॉल कैप है, उसका प्रोपोर्शन हम हमेशा कम रखते हैं, क्योंकि ये 12,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। हमें चाहिए कि जो अंडरलाइंग बेसिकली लिक्विडिटी है पोर्टफोलियो का वो हमेशा अच्छा बना रहे, ताकि आप वो पोर्टफोलियो आपको जब चाहिए जब चेंज कर सको, वो लिक्विड हो, और अलॉन्ग विद दैट बिजनेस का एक बेसिक स्केल डेवलप हुआ हो, उसके बाद में ही आप उसमें पार्टिसिपेट करो। तो टू 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 कट इट शॉर्ट, जो माइक्रो कैप है या बहुत छोटे स्मॉल कैप है, उसका प्रोपोर्शन रिलेटिव बेसिस पे कैनरा बैंक को स्मॉल कैप में बहुत कम है। सो हमें वो रिस्क पोर्टफोलियो में हमने पहले भी नहीं लिया है और अभी भी नहीं लेना है। आपने शुरुआत में ये भी कहा था कि ये वक्त आ गया है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को टेपर डाउन कर देना चाहिए। आपके फंड की परफॉर्मेंस 27% के आसपास हम देख रहे हैं और आप रिटर्न्स पर बातचीत नहीं करते, हम ये भी बात जानते हैं। लेकिन अब एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन एक स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस से या स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस से क्या रखनी चाहिए? किस लाइन पर हमें लगता है कि अगर हमें एक्सपेक्टेशंस को कम भी करना है तो कितना कम कर सकते हैं? मैं आपको एक थोड़ा लंबा स्टैटिस्टिक देता हूं ताकि आपको या इन्वेस्टर्स को ये पता चले कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन जनरली क्या होना चाहिए। ना हम कैनरा बैंक को स्मॉल कैप फंड के रिटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना जनरली के लिए किसी पीयर का बात कर रहे हैं। अगर आप कैटेगरी रिटर्न देखो स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप, तो ओवर 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर उनका कैटेगरी रिटर्न एनीवेयर बिटवीन बेसिकली 11-12% टू 15-16% रहा है। ओके, आप अलग अलग पीरियड में ऑफकोर्स अलग अलग नंबर्स है, बट वो बैंड में आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन जनरली होता है। जो कि कोविड में स्टार्टिंग वैल्यूएशंस बहुत कम थे, और कोविड के पहले भी स्मॉल कैप मिड कैप के स्टार्टिंग वैल्यूएशंस बहुत खराब हुए थे। अगर आपको याद होगा तो 18 से 20 में स्मॉल कैप मिड कैप्स ने बहुत खराब किया था, तो उनके स्टार्टिंग वैल्यूएशंस बहुत खराब थे। इसलिए आज जब आप वो 5 साल का रिटर्न देख रहे हो तो उसमें आपके वो CAGR रिटर्न 25%, 30%, 35%, 40% डिपेंडिंग ऑन दी फंड नेम और कैटेगरी नेम दैट यू आर लुकिंग एट, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, वैसे वो दिख रहे हैं। बट जनरिकली आपका जो लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल है अंडरलाइंग एसेट क्लास का, वो हमारे हिसाब से अराउंड 15% है। तो आपका अगर 15% के आसपास का अगर अर्निंग्स पोटेंशियल या पास्ट में एटलीस्ट रहा है अर्निंग्स डिलीवरी, तो उसी के आसपास का जनरली रिटर्न एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। वो एक प्रूवन स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि वो लास्ट 15 साल में 10 साल में आप डेटा देख लोगे तो वही आपके सामने डेटा आएगा। लास्ट 5 साल अनयूजुअल थे,
और वो अनयूजुअल भी इसके लिए क्योंकि लास्ट 1.5 साल पर्टिकुलरली अनयूजुअल था लिक्विडिटी और अर्निंग्स दोनों की वजह से, और वो स्टार्टिंग वैल्यूएशंस भी 2019-20 के जो 5 साल में रिटर्न में आज दिख रहे हैं वो बहुत ही कम थे। बट नॉर्मलाइज बेसिस पे आई थिंक जो रेंज अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो बेसिकली 11-12 से लेके 15-16% CAGR कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट जो दिखता है सभी एसेट क्लासेस का, आई थिंक वो रेंज का एक्सपेक्टेशन पकड़ के चले तो शायद इन्वेस्टर्स एक डिसअपॉइंट नहीं होंगे। दूसरा वो अपने एसेट एलोकेशन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे रादर देन रिटर्न्स, क्योंकि सिर्फ कैटेगरी का या इक्विटी का रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टर ने कितना अलोकेट किया है उस कैटेगरी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अलोकेशन ट्रबल जनरली मार्केट के ट्रबल टाइम में लगाया तो ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स जनरली आउटकम्स अच्छे रहते हैं क्योंकि आपके ऑड स्टार्टिंग अच्छे होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक और चीज़ जो आपसे मुझे पूछनी है, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव भरा बाजार है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे क्या आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड हैं या आपने कैश रखा हुआ है अपने बुक्स पर? तो एज अ प्रिंसिपल हमारा जनरली ये मानना है कि जब इन्वेस्टर ने पैसे अलोकेट किया है और ऑन टॉप ऑफ दैट जैसे मैंने बोला कि एज अ हाउस हम लोग काफ़ी कंजर्वेटिव है, बैलेंस शीट क्वालिटी, प्रमोटर क्वालिटी, बिजनेस क्वालिटी पे काफ़ी हमारा फोकस है। तो अगर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी पैसा अलोकेट कर दिया है, उसके ऊपर से हम लोग भी रिलेटिवली मोर कंजर्वेटिव है, तो उसके बाद में कैश क्यों रखना चाहिए इसका हमारे पास कोई एक्चुअली आंसर नहीं, क्योंकि लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, करेक्ट। तो इन्वेस्टर हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर 5-10 साल रहेगा। अगर इन्वेस्टर 5-10 साल रहेगा तो अगर आप पीछे का एक्सपीरियंसेस कोई भी देख लो तो कैश होल्ड करने का मेरिट एटलीस्ट हमें नहीं समझ में आता है। इसलिए हम लोग टिपिकली 3-4-5% कैश के ऊपर ज्यादा रखते नहीं है। अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस तरह के बाजार में आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कब कब करते हैं? पोर्टफोलियो चर्निंग कैसे हो रही है और कितनी होती है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस तरह के बाजार में फ़ंड मैनेजर भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले, और उतार चढ़ाव भरे बाजार में आप कहाँ दांव लगा रहे हैं। देखिए, स्मॉल कैप फंड की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी हद तक वॉल्टिलिटी हमेशा ही रहती है, और अब तो हम गहरी गिरावट भी देख रहे हैं। तो आपकी चर्निंग पोर्टफोलियो में, बदलाव पोर्टफोलियो में और आपके होल्डिंग्स में आप कितना लाते हैं, कितनी जल्दी लाते हैं? टिपिकली चर्न एक आउटकम, हमारे थॉट प्रोसेस में चर्न है, आउटकम है कि आपको अपॉर्चुनिटी है और आपको लगता है कि वो चर्न की वजह से आपका अल्फा आएगा तो ही चर्न कीजिए। अदरवाइज आइडियली यू शुड हैव एज लेस चर्न एज पॉसिबल, क्योंकि फंडामेंटली इसका मतलब ये है, अगर आप लो चर्न कर रहे हो तो इसका मतलब फंडामेंटली आप बोल रहे हो कि बस जो बिजनेस में ओन कर रहा हूँ या पोर्टफोलियो लेवल पे जो बिजनेसेस में ओन कर रहा हूँ उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं ज़्यादा लंबा पीरियड का व्यू ले रहा हूँ। वो स्टार्टिंग पॉइंट है। बट काफ़ी बार हो सकता है कि आपका थीसिस रॉन्ग हो जाए, इसके लिए चर्न करें। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपका थीसिस बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो वैल्यूएशन बेसिकली बहुत जल्दी कैचअप हो जाए। तो चर्न हम लोग एज अ आउटकम देखते हैं कि चर्न करके अगर आपको अल्फा मिलने वाला है तो आप चर्न कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो चर्न से अल्फा में एडिशन नहीं होने वाला है तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि इट्स अ कॉस्ट टू इन्वेस्टर ऑल्सो। तो टिपिकली हमारा चर्न जनरली इंडस्ट्री मीडियन से कम ही है, तो हमारा चर्न अराउंड 40-50% के आसपास रहता है जनरली। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके श्रीदत्त, और लंबे समय के बाद आपसे बातचीत भी हो रही है, और ऐसे समय जहां पर दर्शकों को और ख़ासतौर से स्मॉल कैप फंड के जो निवेशक हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है बाज़ार की इस चाल को और फंड की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देना काफ़ी अहम हो गया है इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और हमसे ये बातचीत की, धन्यवाद। ऑलराइट, चलिए, और इसी के साथ फंड का फंडा में हमारी एक खास पेशकश के बाद एक ब्रेक का वक्त हो गया है। हम ब्रेक के बाद दर्शकों से बातचीत करेंगे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाऊं उससे पहले, इस शनिवार को महिला दिवस है और ऐसे में आपका चहेता चैनल महाकुंभ लेकर आ रहा है निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल, जहां पर महिलाओं के लिए निवेश स्ट्रैटेजी की बातचीत होगी। इस खास पेशकश में क्या क्या खास होने वाला है आपको बताते हैं। ईडी नाउ स्वदेश लेकर आया है महिला निवेशकों से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा पोल। अगर आप भी एक महिला निवेशक है, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहती हैं, तो इस पोल में पूछे गए सवालों के जवाब दें। क्या आप निवेश करती हैं? आप कहां निवेश करती हैं? निवेश के फैसले आपके लिए कौन लेता है?
निवेश के लिए जानकारी आप कहां से प्राप्त करती हैं? सर्वे में भाग लेने के लिए अंग्रेजी में हेलो लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या QR कोड स्कैन करें। In association with SBI, be alert, be scam safe. बदल रहा है भारत, आगे बढ़ रहा है भारत। उठाएं इस सुनहरे मौके का फायदा, करें निवेश ET Now स्वदेश के साथ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जाने निवेश से जुड़ी बारीकियां, एक्सपीरियंस्ड एंकर्स, डेडिकेटेड रिसर्चर्स और दिग्गज एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कब और कहां करना है निवेश। देखिए मार्केट आवर्स हर रोज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। ET Now स्वदेश, बढ़ो बदलो देश के साथ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। पंजाब सरकार युवाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रदेश में चला रही है मिशन रोजगार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और बिना किसी भ्रष्टाचार या सिफारिश के योग्यता के आधार पर विभिन्न विभागों में तकरीबन 50,000 युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। मैरिट लिस्ट दे विच आओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई रोक नहीं सकता नौकरी तो, ना किसी सिफारिश की लोड़ पऊगी, ना ही किसी रिश्वत की लोड़ पऊगी। पंजाब सरकार द्वारा सरकारी विभागों में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। हमने पढ़ाई की, एग्जाम क्लियर किया और हमको जॉब मिली बिना सिफारिश, बिना पैसे तो सरकारी जॉब मिली है। मैनू ते मेरा परिवार बहुत खुश है कि मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ। इस कड़ी में आने वाले समय में सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस सहित कई विभागों में जल्द ही किया जाएगा भर्ती अभियान। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ 3-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। रोजगार से पंजाब के युवाओं के जीवन में आ रहा है शानदार बदलाव। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में धामी सरकार की निवेश अनुकूल नीतियां अहम भूमिका निभा रही हैं। राज्य में 3 बड़े औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं। प्रदेश में इन्वेस्टर्स फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के जो 27 नीतिगत सुधार हुए हैं, उससे सभी सेक्टर्स को अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। आज हमारा प्रदेश आधुनिक उद्योगों सहित अनेक क्षेत्रों में आज आत्मनिर्भर बन रहा है। उत्तराखंड में तेजी से औद्योगिक विकास के लिए 6000 एकड़ का ऐसा लैंड बैंक बनाया गया है, जिससे उद्यमियों को आसानी से जमीन मुहैया हो जाती है। राज्य में पारदर्शी टैक्स पॉलिसी और त्वरित स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की नीति लागू है। इससे मुख्यमंत्री धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य तैयार किया है। उत्तराखंड सरकार, समृद्धि से शिखर तक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वक्त आ गया है दर्शकों से बातचीत करने का, उनसे जुड़ने का, उनके सवालों के जवाब देने का। हेमंत सुस्तिगी CEO वाइज इन्वेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस खास पेशकश में हमारे साथ सहायता करेंगे दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, आप जुड़े हमारे साथ। और पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं बलवंत सिंह। नमस्कार बलवंत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? और राइट सर, आपने सभी SBI के फंड्स डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में, कोई खास वजह? मैम कोई खास वजह तो नहीं है। अच्छा। लेकिन शुरुआत में जब इनिशियली मैं किया था तो चारों के SBI के डाल दिए थे मैंने। अच्छा अच्छा, भरोसा है इस नाम पर? हाँ भरोसा है तभी ये डाले मैम। अच्छा, फंड्स रेकमेंड किसने किए? बैंक वालों ने? हाँ ये बैंक वालों ने किए मैम। खाता है ना आपका यहाँ पर? यस मैम यस। अच्छा, तो सर ये बताइएगा, अब 2023 से निवेश कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो मैम ये ठीक है, थोड़ा बीच बीच में मैं इसको टॉप अप करता रहा हूँ। शुरुआत में मैंने इसको 20,500 से स्टार्ट किया था, तो लगभग 6 महीने के बाद में मैंने इसको टॉप अप किया SIP को। अभी एज ऑन डेट ये 70,000 की है। ठीक है, 70,000 ना एज ऑफ। ओके ना, ठीक है। 5 साल तक ये रुकना चाहेंगे? हाँ 5 साल या फिर एक और हो सकता है, एक साल और भी रोक सकते हैं। 6 साल? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। कोई खास कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना हो, एक मुश्त राशि जो आप जमा करना चाहते हो इस पोर्टफोलियो के जरिए? नहीं मैम, ऐसा कुछ कोई एम नहीं है मेरा। क्या है भाई, मैं इतना ये करना चाहता हूँ, आगे मैंने ये करना है वो करना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लाइक भाई पैसे थोड़ा सेव हो जाए तो बेशक। हाँ जी हाँ जी। तो 5-6 साल से ज्यादा भी आप रुक सकते हैं इसमें, ऐसा कैसा समझना ठीक होगा? हाँ अप्रोक्सीमेट 7 साल तक भी रुक सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ गया है। अब सारे SBI के फंड्स आपने शामिल किए हैं, इसमें जोखिम कहाँ कहाँ पर है पहले हम ये जान लेते हैं। तो हेमंत सर बताइएगा, एक ही फंड हाउस के सारे फंड्स खरीदने में क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो भरोसे का नाम है, ये इस फंड हाउस में, इस बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो इनको रात में चैन की नींद आती है। अब ये बताइएगा, और फंड्स भी इन्होंने ठीक ठाक ही जमा कर रखे हैं, हालांकि पता नहीं बाजार से कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके पास सेक्टर स्पेसिफिक भी है फंड। ये तो बैंक वालों ने रेकमेंड किया तो इन्होंने रख लिया, वो जोखिम नहीं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AMC फंड हाउस एक ही है और उसी के फंड्स हैं, तो कितना जोखिम आपको लगता है कि इन्होंने उठा लिया है? जी कविता, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो चारों के चारों जो फंड्स हैं वो SBI म्यूचुअल फंड के हैं। मैं मान सकता हूँ कि एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि आप बैंक के साथ डील करते हैं, आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। बट आई थिंक एज एन इन्वेस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के हो या कोई भी म्यूचुअल फंड हो, सभी के रेगुलेशन जो है वो सेबी के हैं और सभी के लिए रेगुलेशंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जितनी ट्रांसपेरेंसी या सो कॉल्ड सेफ्टी की अगर आप बात करें तो सभी म्यूचुअल फंड में एक बराबर है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरह का पोर्टफोलियो है, ना कि बजाय सिर्फ ये देखना कि वो सारे के सारे फंड SBI म्यूचुअल फंड के हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो मैं इनको ये क्लैरिफाई करना चाहता था। दूसरी बात, अगर आप देखें कविता, तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कहा, इन्होंने शुरुआत की थी 5 साल के हिसाब से, हालांकि बात करते करते इन्होंने बताया कि 6 या 7 साल भी रख सकते हैं। मुझे लगता है वो भी पर्याप्त समय नहीं है, स्पेशली जब आप SIP से आप इन्वेस्ट करते हो। आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 2.5 साल का है। तो किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि वो इक्विटी के लिए सूटेबल नहीं है। इनको एक्चुअली अगर वो 5 या 6 साल का समय था तो उनका ज्यादा पैसा जो है वो हाइब्रिड फंड में होना चाहिए था बजाय इक्विटी के। एक दूसरा ये, तीसरा ये मैं देख रहा हूं कि कुछ एग्रेसिव कैटेगरीज के फंड है। एक टेक्नोलॉजी फंड है, सेक्टर फंड, वो तो हम कहते हैं कि इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी सोच के
वहां पे पैसा डालना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में आप टाइमिंग करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल सही नहीं है। फिर स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप अगेन जितना लंबा समय आप देंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। और मिड कैप भी एक्चुअली लार्ज कैप से एग्रेसिव है, बट फिर भी चलिए मिड कैप तो हम कह सकते हैं कि टॉप की जो 101 से 250 कंपनीज है वहां पे है। कॉन्ट्रा फंड ठीक है, एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंड आप रख सकते हो। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो अग्रेसिव है, एक ही म्यूचुअल फंड के फंड है, तो समय बहुत कम है। तो ये तीनों चीजें हैं, बट क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तो पहली बात, अगर ये अपना समय बढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है। 8-10 साल कम से कम करे तो ज्यादा बेहतर है। अगर इनको पैसे की जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है कोई कारण है उनको जल्दी से पैसा निकालने की वहां पे, तो ये पहला कर लीजिए। दूसरा, एग्जिस्टिंग फंड में से मुझे लगता है इवन कैटेगरी के अंदर भी बहुत बेटर फंड्स आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो एसबीआई कॉन्ट्रा में बने रहें। उसके अलावा मुझे लगता है एक आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, जहां पे प्राइमरीली पैसा जो है लार्ज कैप में हो और कुछ पैसा में भी मिड कैप में हो सकता है। तो ऐसे में आप चाहें तो बंधन फिनसर्व का, सॉरी बजाज फिनसर्व का जो फ्लेक्सी कैप है वो आप देख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप इन्वेस्को का फोकस फंड देखिए। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा बायस जो है लार्ज कैप का है, कंसंट्रेटेड बेट है, अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो वो देख सकते हैं। फिर एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी का काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में रिस्क कम करने की जरूरत है, समय बढ़ाने की जरूरत है। इतने सारे फंड हाउसेज हैं जिनकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसका फायदा उठाने की जरूरत है। तो काफी सारे बदलाव सोच में, पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो कंपोजिशन में, कविता आई थिंक इनको करने की जरूरत है। तो बलवंत सिंह जी, ये बदलाव आपको जो बताए जा रहे हैं उन पर आप काम कीजिएगा। और बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड रेकमेंड यहाँ पर किया जा रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा में जो है आप अपना निवेश रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उमेश मान्ना जी फोन लाइन पर है मेरे साथ। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। हाय सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग, क्या हालचाल? हाँ, हालचाल ठीक ठाक ही है। बट अभी तो मार्केट जैसा है, क्या करूँ, एसआईपी में बढ़ाऊँ और कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वही थोड़ा सोचना है जी। पोर्टफोलियो कितना डाउन हो गया? म्यूचुअल फंड ज्यादा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है, अभी 2% है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो आपने कितना टोटल इन्वेस्टमेंट चल रहा है आपका सर? अभी मेरा 2.2 लाख हुआ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। अच्छा। तो मेरा लॉन्ग टर्म ये है 20 इयर्स प्लस। तो अभी मेरा 9 फंड चल रहा है। तो अभी इसी जो एग्जिस्टिंग फंड में है उसमें मेरे को 3-4 लाख इन्वेस्ट करना है, तो लमसम। तो इसमें करना है कि ना कोई अलग कोई नया फंड में करना है, थोड़ा ये पूछना है। सर खुद मैनेज करते हैं क्या पोर्टफोलियो? हाँ मैडम, खुद मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो? हाँ, खुद ही। अच्छा। इतना सदस्य देख के उससे थोड़ा मार्केट में और कुछ। चलिए, धन्यवाद। आप शो देखते हैं लगातार और हमसे कोशिश करते हैं सीखने की हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो सर, अब 4 करोड़ आपको इकट्ठा करने हैं 20 साल में, लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है 3 लाख का, और निवेश को अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा पाएंगे? हाँ, बट स्टेप अप जो है ना वो हम नहीं कर पाएंगे, बट बीच में मान के चलिए साल में 50,000 1 लाख वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वही कहाँ इन्वेस्ट करना है, लमसम वही करना है। ठीक है, बताते हैं कैसे करना चाहिए। हेमंत सर, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए कविता, शुरुआत करते हैं इनके समय टाइम होराइजन से। करीब 20 साल का समय इनके पास। इनकी जो करंट एसआईपी है वो 14,000 की है। 8 फंड है वहां पे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ फंड मेरे हिसाब से ज्यादा है। वो वहां पे डेफिनेटली स्कोप है कि अपने पोर्टफोलियो को वो कंसोलिडेट करें। तो अगर हम शुरुआत करें इनके टारगेट से, जैसे उन्होंने कहा कि 4 करोड़ का इनका जो टारगेट है, और जो करंट इन्वेस्टमेंट है अगर हम वहां पे 12% का रिटर्न मान के चलते हैं तो करीब 1.3 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो जाहिर सी बात है, काफी बड़ा गैप है। जितना कॉर्पस वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं और जितना वो कर पाएंगे, उसका पूरा करने का एक तरीका यह है कि हालांकि उन्होंने कहा है कि शायद कंसिस्टेंटली वो अपना पैसा नहीं बढ़ा सकते हैं, बट अधिक सबसे अच्छा तरीका वही होगा कि अगर वो हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को स्टेप अप करें 13-14% से,
तो अपना 4 करोड़ का टारगेट वो पूरा कर पाएंगे। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इनके पास समय काफी ज्यादा है, 20 साल का समय है, काफी लंबा समय है। तो ये आपको मौका देता है कि आप अगर सही स्ट्रैटेजी, सही फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास का जो सही पोटेंशियल है उसका आपको फायदा होता है। तो एक तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए, जैसे मैंने कहा, हर साल आपको अपनी एसआईपी को बढ़ाना होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 8 फंड है इनके पास, तो डेफिनेटली फंड को कम करने की जरूरत है। यहाँ पे 3 स्मॉल कैप फंड है इनके पास। तो आई थिंक डेफिनेटली इतने सारे स्मॉल कैप फंड की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो टाटा स्मॉल कैप फंड है उसको आप रिटेन कर लीजिए, और जो बाकी 2 फंड के जो 3000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड उसके अंदर आप ऐड कीजिए। तो एक फंड आपके कम होंगे, दूसरा पोर्टफोलियो में जो रिस्क है स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर का वो कम होंगे। आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, जैसा कि नाम से पता चलता है, ज्यादा पैसा जो है लार्ज और मिड कैप में जाता है और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड रहा है, तो उसके अंदर आप वो पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं रिस्क और रिवॉर्ड को भी हम वहां पे बैलेंस करेंगे। उसके बाद 2 मिड कैप फंड है, वहां पे मुझे लगता है एक फंड रखिए आप एचडीएफसी मिड कैप को रखिए, और आई थिंक महिंद्रा मनुलाइफ का जो 1000 रुपये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके पास जो आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है उसके अंदर वो ऐड कीजिए। तो मुझे लगता है 2-3 बदलाव करने की जरूरत है। स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कीजिए, एक फंड रखिए, मिड कैप में 2 फंड है वहां पे एक रखिए, और एक फंड से निकल के आप वो जो पैसा है वो मल्टी एसेट फंड में लगाइए, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके पोर्टफोलियो में बैलेंसिंग कर दे। तो कुछ बदलाव, और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाना होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आपको अपना निवेश इन बताए गए फंड्स में अब करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी दर्शकों से बातचीत और उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग जारी है। ईटी नाउ स्वदेश लेकर आया है महिला निवेशकों से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा पोल। अगर आप भी एक महिला निवेशक है, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहती हैं, तो इस पोल में पूछे गए सवालों के जवाब दें। क्या आप निवेश करती हैं? आप कहां निवेश करती हैं? निवेश के फैसले आपके लिए कौन लेता है? निवेश के लिए जानकारी आप कहां से प्राप्त करती हैं? सर्वे में भाग लेने के लिए अंग्रेजी में हेलो लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या क्यूआर कोड स्कैन करें। In association with SBI, be alert, be scam safe. 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहाँ आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। 144 अत्याधुनिक वाहन, 4100 किलोमीटर राज्य और नेशनल हाईवे पर तैनाती, 5000 पुलिस फोर्स। ये है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा गठित सड़क सुरक्षा फोर्स, जो हर मिनट बचा रही कीमती जान। जिद्दे भी जदों भी उन्होंने कोई कॉल आती है तो उन्होंने एवरेज 6 मिनट 20 सेकंड है, वो पहुंच के फिर जेड़ा भी अस्पताल नेड़े है, चाहे सरकारी या प्राइवेट है, वो पहुंचा दो। मेडिकल किट तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाहनों के साथ ये सड़क सुरक्षा फोर्स राज्य के हाईवे, मुख्य मार्गों और चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट पर हर 30 किलोमीटर के अंतराल में 24 घंटे तैनात है। एक साल दे विच 48% मौतां घट गईयां पंजाब ਦੀਆਂ सड़कां ਤੇ। कोई भी इंसीडेंट ਹੁੰਦਾ मौके ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 112 ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਜਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। पंजाब सरकार की सड़क सुरक्षा फोर्स जीवन रक्षक बन बचा रही है बहुमूल्य जीवन। छत टपक रही। अरे शिफ्ट करने वाले हैं ना पापा, बस घर मिलने की देर है। इसीलिए तो घर मैजिक ब्रिक्स पे देखिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस और 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं। गुड, एटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में होगा। पंजाब के लोगों को मिल रही है स्वास्थ्य की संजीवनी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार
आम आदमी क्लिनिक के जरिए राज्य की जनता को प्रदान कर रही है गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 565 ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, 316 ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ अपना चेकअप करा के अपना दवाइयां लेके ठीक होके जा चुके हैं। आम आदमी क्लिनिक्स न केवल पंजाब के लोगों के आर्थिक बोझ को कम कर रहे हैं, बल्कि इनसे सरकारी अस्पतालों पर भी बोझ काफी हद तक कम हुआ है। इत्थे टेस्ट फ्री है, इत्थे दवाइयां फ्री है। बाहर टेस्टां दे इन्ने चार्ज करते सीगे, इत्थे असीं फ्री च चार्ज करांदे हैं जी, सानू बहुत रिलीफ मिलता है। डॉक्टर साहब मेरे को अच्छी तरह ट्रीट करते हैं और दवाइयाँ देते हैं, और सभी स्टाफ मेरे को अच्छी तरह ट्रीट करता है। हर हफ्ते आकर टेस्ट कराकर मैं दवाई लेकर आगे से बहुत इम्प्रूव अपनी सेहत को कर रहा हूँ। पंजाब सरकार के आम आदमी क्लिनिक्स द्वारा पंजाब वासियों को दे रही स्वास्थ्य का अमूल्य वरदान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. वेलकम बैक, और हम दे रहे हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। और हेमंत जसुगी हमारे आज के मेहमान हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत सर, गोकुल रघुनाथ शंकर का सवाल हम लेंगे, और इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की डिटेल्स दे रखी है, आपके पास भी होगी, और ऐसे में ये कॉल पर भी हैं हमारे साथ। नमस्कार गोकुल साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। सर, बहुत समय मैं नहीं लूँगी आपका, 2 करोड़ 10 साल में ये गोल है ना? जी हाँ, ठीक है। फंड्स की डिटेल्स मेरे पास है, तुरंत जुड़ते हैं हेमंत सर से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करें आपके पोर्टफोलियो में, फंड मिक्स कैसा है, बताइएगा सर। इनका जो एसआईपी अमाउंट है वो 21,000 है, उनके पास 9 फंड हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं खाली नंबर ऑफ फंड्स को देखूं तो पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन की जरूरत है। अगर मैं इनके टारगेट को देखूं तो जैसा उन्होंने कहा कि 2 करोड़ का टारगेट है इनका 10 साल के अंदर, वहां पे मुझे लगता है कि उनको अपना एसआईपी अमाउंट काफी बढ़ाना पड़ेगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 90,000 करना होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो काफी कम होता है, ऑलमोस्ट हाफ कह सकते हैं आप। तो काफी बड़ा गैप है, जितना पैसा वो इन्वेस्ट करें, जितना करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको कोशिश करनी होगी कि जितना पैसा वो बढ़ा सके वो बढ़ाए, और शायद ये भी जरूरी हो कि अपने वो जो टारगेट है उसको थोड़ा रिविजिट करें, क्योंकि देखिए एसआईपी एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है जो मदद करता है आपको एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके एक बड़े से बड़ा कॉर्पस एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन से अचीव करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं गोल्स को भी थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक बनाना होगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है उसमें डेफिनेटली बदलाव करने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा कि 9 फंड है इनके पास, डेफिनेटली कंसोलिडेशन की जरूरत है, नंबर ऑफ फंड्स कम होने चाहिए। मेरे हिसाब से 4 फंड इनके लिए बिल्कुल सही होंगे। तो जो एग्जिस्टिंग फंड है मुझे लगता है वहां पे मेरे हिसाब से 2 फंड वो रख सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जहाँ पे 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और दूसरा मोतीलाल मिड कैप जो अगेन अपनी कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है, उसका अमाउंट आप बढ़ा के 4,000 कर दीजिए। एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं उनमें से 2 फंड आप रखेंगे। 2 फंड मैं चाहता हूं कि वो ऐड करें 2 कारणों से। एक तो फंड थोड़े बेहतर होंगे, और दूसरा जो सही बैलेंसिंग होता है डिफरेंट कैटेगरीज का, स्पेशली जब आप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो उनको मदद मिलेगी। एक तो उनको मल्टी कैप फंड चाहिए, कोटक मल्टी कैप जहाँ पे वो 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक HSBC का लार्ज एंड मिड कैप जहाँ पे वो 6,000 इन्वेस्ट करें। तो इस हिसाब से कुल मिला के इनके पास 4 फंड। हमने नंबर ऑफ फंड्स को कम किया, हमने पोर्टफोलियो के रिस्क को कम किया, हमने कोशिश की कि ऐसे फंड्स हों जो इनके रिटर्न के पोटेंशियल को बढ़ा सके। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि काफी बड़ा गैप है, जितना वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना उनको करना है, कोशिश करें जितना बढ़ा सकते हैं, और शायद गोल को भी जैसा मैंने पहले कहा वो रिविजिट करने की जरूरत है। राइट, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मोहन हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप?
मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ मैं। ओके, आपके पोर्टफोलियो में जो डिटेल्स आपने हमें दी है उसमें कुछ ऐड करना है, क्योंकि वो डिटेल्स हमारे पास है, हमारे एक्सपर्ट के पास भी है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं आगे। जी मैम, इसमें एक दो पॉइंट और उसमें ऐड करना था। क्या है? एक तो है कि जो टर्म प्लान है वो मैं एक्टिव कर लिया हूँ। टर्म प्लान ले लिया है? जी मैम। ठीक है, क्या क्या उसका कवरेज है, अमाउंट? वो 50 लाख की रुपीज। 50 लाख, ओके। और दूसरा मैम ये क्वेश्चन था कि जो मैं जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मैं आप ही का शो देखकर बनाया था। अच्छा, पहले काफी अमाउंट कम था। अच्छा, अभी लगभग 17 से 18 हजार पर मंथ कट रहा है। ओके। और बीच में मैं देखा कि सुकन्या के लिए था तो डेट फंड के लिए काम करेगा। अच्छा। तो सुकन्या के लिए भी 2500 रुपए पर मंथ करा दिया था, एक बिटिया है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो डिटेल्स हमारे पास तो आ गई हैं, जो आपने अभी ऐड कराई है वो भी आ गई है। तो शुरू करें आपकी प्लानिंग, मेरे पास समय भी कम हो गया अभी। हाँ, ओके। जी मैम, लेकिन एक था कि जो मैं पोर्टफोलियो में मैम के नाम से बनाना चाहता था, हाँ, उसमें इसी फंड में से सही रहेगा या दूसरा फंड ऐड करने की जरूरत पड़ेगा? ठीक है, जैसे कि 5-6 है। ठीक है, ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। मैडम के लिए ठीक है, बताते हैं। हेमंत सर, क्या सलाह होगी? हाँ जी कविता, आई थिंक इनका जो करंट एसेट अमाउंट है वो 17,000 है, जैसा उन्होंने कहा। और इनके जो लमसम इन्वेस्टमेंट अभी तक इन्होंने की है 2 फंड में, वो करीब 2,10,000 है, उसकी करंट वैल्यू 3 लाख रुपए है। और 15 साल का इनके पास समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि में भी उन्होंने पैसा लगाया है और शायद 5,000 से अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि इनकी टोटल SIP वो 22,000 की है, सुकन्या समृद्धि में 2,500 है, और उनका जो लमसम पैसा 2 स्कीम में लगाया है वो जो है अभी तक मान लीजिए वो करीब 3 लाख की उसकी वैल्यू है। इन सबको अगर मैं देके चलूं, अगर ये अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो करीब 1,20,00,000 का पोर्टफोलियो का कॉर्पस बना पाएंगे, जबकि इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ये अपना प्रोसेस, जैसा मैंने कहा, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो अब डेफिनेटली अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है, आई मस्ट से दैट बहुत ही कम ऐसा पोर्टफोलियो देखने को मिलता है जहां पे सारे के सारे फंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। एक तो कैटेगरी वाइज मल्टी कैप का फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, और उसके बाद मिड एंड स्मॉल कॉन्ट्रा। आई थिंक जो कैटेगरीज एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है, और विद इन ईच कैटेगरी उन्होंने जो फंड चुने हैं वो बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। मतलब सारे के सारे फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मिंग ट्रैक रिकॉर्ड। अब जैसा उन्होंने कहा भी है, कविता, आपका शो देख के उन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया, तो डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लगा देख के कि इतना अच्छा पोर्टफोलियो है। इसको आप कंटिन्यू कीजिए, इसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो टारगेट पूरा होगा, फंड अच्छे हैं फिलहाल। इसको मॉनिटर करते रहिए, आगे जाके कभी लगे कि आपको इसकी जरूरत है चेंज करने की तो तभी आप सोचिए, अदरवाइज इन्हीं फंड के अंदर आप कंटिन्यू कीजिए, समय लंबा है आपके पास। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपनी वाइफ के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा भी कि इनके सारे के सारे फंड बहुत अच्छे हैं, उन्हीं में से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, ये दोनों में कर सकते हैं। अगर आप फंड ऐड करना चाहें उनके अलग से पोर्टफोलियो के लिए, तो जैसे इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड और निपॉन इंडिया म्यूचुअल का मल्टी कैप फंड, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर समय अभी अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप एग्जिस्टिंग फंड में ही आप इन्वेस्ट कीजिए, बजाय इसके कि आप नए फंड ऐड करें। ऑलराइट, चलिए ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ेंगे और सिद्धेश्वर का सवाल लेंगे। यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है, 70,000 रुपये पर मंथ के लिए कहाँ पर ये म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और 10 साल के लिए इनको इन्वेस्ट करना है। देखिए कविता, यहाँ पे इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो आई थिंक SWP का है 70,000। तो ऑब्वियसली करीब करीब उनको 8,40,000 की जरूरत है। थोड़ा टैक्सेशन भी मालूम तो करीब 9 लाख की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जब आप SWP से इन्वेस्ट करते हो तो एक तो ये बहुत अच्छा तरीका है रेगुलर इनकम का, टैक्स एफिशिएंट है, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखें जहां पे एक तो रिटर्न टैक्स एफिशिएंट हो और साथ ही आपके पास अपॉर्चुनिटी हो पैसा निकालने के बाद कि आपको कुछ ग्रोथ मिलती रहे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी आप SWP से पैसा निकालें कोशिश कीजिए कि आपका जो कॉर्पस है उसका 5 या 6% से ज्यादा नहीं निकाले, क्योंकि उससे ज्यादा निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो इम्पैक्ट करेगी, और फिर शायद आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू घटती जाएगी। ये 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से इनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी करीब 1.75 करोड़।
जो मार्केट कंडीशन है उसमें मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा पैसा एक साथ लगाएं। एक स्टैगर्ड मैनर में अगले 3 महीने में लगाइए। इसका मतलब यह है कि आपको आइडियली 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालेंगे तो अच्छा होगा, आपके रिटर्न भी टैक्स एफिशिएंट होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको एक सेफ्टी नेट भी मिलेगा थोड़ी ग्रोथ का। मेरे को लगता है कि कैटेगरी वाइज बैलेंस एडवांटेज फंड की अच्छी कैटेगरी है। इसमें आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज और निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज, ये 3 फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। राइट हेमंत सर, समय मेरा समाप्त हुआ है, लेकिन आपने समय दिया और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते इस शनिवार को महिला दिवस के मौके पे हम लेकर आ रहे हैं निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल। क्या खास होगा, आइए देख लीजिए। ईडी नाउ स्वदेश लेकर आया है महिला निवेशकों से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा पोल। अगर आप भी एक महिला निवेशक है, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहती हैं, तो इस पोल में पूछे गए सवालों के जवाब दें। क्या आप निवेश करती हैं? आप कहां निवेश करती हैं? निवेश के फैसले आपके लिए कौन लेता है? निवेश के लिए जानकारी आप कहां से प्राप्त करती हैं? सर्वे में भाग लेने के लिए अंग्रेजी में हेलो लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या QR कोड स्कैन करें।